हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट 19 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स। और हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि एथिक्स क्या होते हैं, बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब होता है, एथिकल लैप्सेस और एथिकल डिलेमास क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हमने ये भी समझा था। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमास। उसमें हमने डिस्कस किया था यूटिलिटेरिज्म के बारे में। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे उसकी दूसरी थ्योरी है, दैट इज डियोंटोलॉजी। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने अगर पिछला सेशन नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में जरूर दे दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये है चैनल का नाम इग्नू ई पाठशाला, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट करती रहती हूँ अगर इग्नू की तरफ से कोई भी नोटिस आती है। और अगर आपको कभी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ पे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात आपकी पीडीएफ्स की, तो आपको पता है अब टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, तो इग्नू स्क्वाड आप सर्च करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज। इससे पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हम अपने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था यूटिलिटेरिज्म थ्योरी में। देखिए, उस थ्योरी में बेसिकली क्या बोला गया था कि जो आपका फाइनल आउटकम होता है वो ही मेन होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो भी कंडक्ट या एक्टिविटी आप कर रहे हैं अगर उससे मेजॉरिटी को फायदा हो रहा है तो वो कंडक्ट या एक्टिविटी आपकी अच्छी मानी जाएगी, वो सही मानी जाएगी, मॉरली ठीक मानी जाएगी, है ना। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, भले ही वो झूठ हो, जैसा कि मैंने आपसे बताया भी था कि अगर कोई चीज है, अगर किसी ने झूठ बोला है तो अगर आपके पास उसका प्रॉपर रीजन है कि आपने झूठ क्यों बोला है, क्या वजह है झूठ बोलने की, और अगर उस झूठ की वजह से काफी लोगों को फायदा हो सकता है, मेजॉरिटी को फायदा हो सकता है, तो वो झूठ भी क्या हो जाएगा, एथिकल हो जाएगा, ना कि वो अनएथिकल रहेगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था अपनी यूटिलिटेरिज्म थ्योरी में। आज हम देखते हैं डियोंटोलॉजिकल थ्योरी क्या बोलती है। द टर्म deontological is derived from the Greek word dion, which means duty. So duty or obligation is the fundamental concept in deontological theories. ठीक है, तो deontological theory का जो fundamental concept है वो क्या है, duty या obligation। ठीक, तो according to deontological theories, certain actions are right not due to some benefit to self or others, but due to their basic nature or the rules underlying them. For example, bribery by its very nature is wrong irrespective of its consequences. ठीक है, तो घूस लेना या रिश्वत लेना ये क्या है, हमेशा से गलत ही माना गया है। ठीक है, तो ये क्या है कि ड्यूटी क्या कहेंगे, इसको एक रूल कहेंगे जो सोसाइटी ने फ्रेम किया हुआ है कि रिश्वत लेना गलत है। अब चाहे आपने रिश्वत एक सही पर्सपेक्टिव से ली हो चाहे वो गलत पर्सपेक्टिव से ली हो, लेकिन उसका जो नेचर है वो क्या है, गलत है। ठीक, तो वो हमेशा गलत ही कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली द गोल्डन रूल, डू अनटू अदर्स एज यू वांट देम डू अनटू यू, अपील्स टू ह्यूमन डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। सो इस लाइन का बेसिकली ये मतलब है कि आप जैसे सामने वाले को ट्रीट करते हैं, अगर उसकी तरफ आप कंसर्न दिखाते हैं, उसकी तरफ आप काइंडनेस दिखाते हैं, सिमिलरली सेम पर्सन भी आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ सीधा सीधा कि आप जैसे उनको ट्रीट करेंगे सिमिलरली वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे और वैसे ही आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। ठीक है, द एथिकल थ्योरीज प्रपोज्ड बाय आई कैंट एंड W.D. Ross are called deontological philosophies because they assume the moral value of an action to depend on the agent's intention related to it rather its consequences. तो आई कैंट एंड W.D. Ross इन्होंने इस थ्योरी को बनाया था और इन्होंने ये अज्यूम किया था कि जो मॉरल वैल्यू ऑफ एक्शन है वो डिपेंड किस पे करती है कि इंटेंशन क्या है पर्टिकुलर पर्सन का, ना कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, अगर मैं ब्रेवरी का ही एग्जाम्पल लूं तो यहाँ पे
क्या दिखता है कि मॉरल वैल्यू ऑफ एक्शन क्या है। अब उन्होंने अगर रिश्वत ली है, उन्होंने घूस ली है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसको नहीं देखा जाता है, या फिर मैं कहूँ इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जो चीज शुरू से उसका नेचर है वो गलत है तो वो हमेशा गलत ही रहेगा, भले आपने उसको सही तरीके से यूज किया है या फिर कहीं ऐसी जगह यूज किया है जहाँ पे उसकी जरूरत थी, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को काउंट ही नहीं किया जाता है। ठीक है। Can't believe that moral reasoning is not based on factual knowledge and that the results of our action do not determine whether they are right और they are wrong। तो यहाँ पे इनका ये कहने का मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट आता है हमारे एक्शन के बाद, हमने कुछ कंडक्ट किया, कुछ एक्शन लिया, उसके बाद जो भी उसका आउटकम आ रहा है वो ये नहीं डिटरमाइन कर सकता कि वो सही है या गलत है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं कि आप एमकॉम कर रहे हैं। ठीक है। तो आप कुछ सोच के एमकॉम कर रहे होंगे कि आपको फर्दर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर आपको रिसर्च करनी है या फिर कोई आपको वनडे एग्जाम को क्लियर करना होगा। ठीक। तो मैं यहाँ कंसिडर कर रही हूँ कि आपको एनटीए यूजीसी नेट का पेपर देना है और आपको उसे क्लियर करना है। ठीक है। तो एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ठीक है। ए पर्सन जो है उसने बहुत हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत करी, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी और उसने एनटीए यूजीसी नेट का पेपर क्लियर कर लिया। ठीक। वहीं पर्सन बी है, उसने क्या किया, कुछ चीटिंग करने की कोशिश करी। ठीक है। अब हालांकि मैं बता दूं कि एनटीए पेपर में चीटिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही रहती है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं तो हम यहाँ मान लेते हैं कि वो चीटिंग करता है। ठीक है। नेट के पेपर में, और वो भी पेपर क्लियर कर लेता है। तो आप में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रह गया ना। ये चीज बताती है यूटिलिटेरिज्म। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलती है एंड रिजल्ट के बारे में कि आपका आउटकम क्या आ रहा है ना। और अगर मैं डियोंटोलॉजिकल थ्योरी की बात करूं तो आपने हार्डवर्क करा, आपने पेपर क्लियर कर लिया, ये सही है। ठीक। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे मिस्टर बी ने चीटिंग करके पेपर को क्लियर किया, तो ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई ना। ये अनएथिकल प्रोसेस हो गया ना, क्योंकि चीटिंग का नेचर ही शुरू से गलत है ना। तो हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे क्या जाएंगे जब उसका नेचर ही गलत है। चीटिंग का मतलब ये है कि आपने कुछ अनवांटेड मींस यूज करके अपने पेपर को क्लियर किया है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, हमारी अनएथिकल हो जाएगी। ठीक है। तो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस भी थोड़ा समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों थ्योरी में और ये क्या कहना चाहती है। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो एक बार देखिए लाइन क्या कह रही थी, द रिजल्ट्स ऑफ अवर एक्शंस डू नॉट डिटरमाइन वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। अब यहाँ पे हमने पेपर तो क्लियर कर लिया, लेकिन हमारे एक्शंस ये डिफाइन नहीं कर सकते ना कि हमने सही किया या गलत किया। हमने एक तरह से तो गलत किया ना, गलत तरीके से अपने पेपर को क्लियर किया। तो यहाँ पे ये लाइन यही कहना चाह रही थी। ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे फिर। So an action is right if and only if it is in accordance with the moral rule or principle. This is purely formal specification forging a link between the concepts of right and action and the moral rule, and gives one no guidance until one knows what moral rule is. ठीक है। तो अगर आपको moral rule के बारे में नहीं पता होगा तो आप कभी भी इस थ्योरी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चीटिंग का नेचर ही नहीं पता है तो आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि आपने जो सही किया है या गलत किया है। ठीक है। तो मॉरल रूल जानना जरूरी है, जो प्रिंसिपल है उसको जानना जरूरी है। ठीक। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ डियोंटोलॉजिस्ट माइट आर्ग्यू दैट अ प्रॉमिस ऑट टू बी केप्ट सिंपली बिकॉज इट इज द राइट टू कीप अ प्रॉमिस रिगार्डलेस वेदर द डूइंग सो विल हैव अ गुड और बैड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। अब आप किसी अपने फ्रेंड से कहते हैं यार प्रॉमिस करो दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, तो हम लोग प्रॉमिस तो इतनी आसानी से करते हैं और उसको उतनी ही आसानी से तोड़ भी देते हैं। ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि अगर आपने प्रॉमिस किया है तो इसका मतलब है कि आपको वो प्रॉमिस रखना पड़ेगा। ठीक। लेकिन उस प्रॉमिस को रखने की वजह से आपको कैसे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं, इसको काउंट नहीं किया जाता या इसको कंसिडर ही नहीं किया जाता है। ठीक है। तो इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक। आपके घर में भाई बहन होंगे ही होंगे। ठीक है। चाहे वो बहन बहन हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे भाई भाई हो,
और सब में थोड़ी बहुत लड़ाई होती ही है, मारपीट वाली नहीं तो वर्बल लड़ाई होती है, लेकिन होती है ना। तो हम कंसिडर करते हैं कि भाई बहन है, ठीक है, और आपस में लड़ रहे थे, तभी क्या हुआ, जो ग्लास का वास होता है ना वो गिर जाता है और टूट जाता है। ठीक, अभी मम्मी को कुछ सिचुएशन नहीं पता है ना, पापा को कुछ सिचुएशन पता है। अब टूटा किससे, भाई से। ठीक, भाई ने बहन से कहा प्रॉमिस कर मम्मी से कुछ नहीं कहेगी और मैं तुझे चॉकलेट ला के दूंगा, जो भाई लोग हमेशा काम करते हैं कुछ गड़बड़ करने के बाद बहन को मनाने के लिए। ठीक है, बहन ने कहा हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगी मम्मी से, तुम परेशान मत हो। ठीक, बहन ने प्रॉमिस तो कर दिया। अब प्रॉमिस का क्या मतलब है कि हाँ तुमने ये प्रॉमिस किया है कि तुम किसी से कुछ नहीं खाओगी, लेकिन इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसको तो समझा ही नहीं और इसको कंसिडर ही नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मम्मी को पता चलेगा नहीं, क्योंकि मम्मी लोग सबसे पहले ये चीज पता चल जाती है, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है वो देख के ही समझ जाती है ना। तो बहन ने ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझे, लेकिन हाँ उसने प्रॉमिस कर दिया उस टाइम पे कि हाँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ठीक, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। सो यू आर ड्यूटी बाउंड टू कीप योर प्रॉमिस टू बी फेथफुल टू योर स्पाउस इवन इफ अ मोर अट्रैक्टिव पर्सन कम्स अलोंग। अब ये एक और एग्जाम्पल कि आप ड्यूटी बाउंड है, मतलब कि आपको उस चीज को मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब 7 फेरे लिए तो ये प्रॉमिस किया था कि आप अपने स्पाउस के साथ फेथफुल रहेंगे, भले कितनी ही सुंदर लड़की लड़का या कोई भी पर्सन आ जाए आपके सामने। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ड्यूटी बाउंड हो गया। ठीक, अब मुझे लगता है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप सब खुद बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। The duty is not based on what is pleasant or beneficial, but rather upon the obligation itself। ठीक है, तो ड्यूटी का ये मतलब नहीं होता है कि हमारे लिए क्या प्लीजेंट है क्या बेनिफिशियल है वो ड्यूटी हो जाएगी, नहीं। ड्यूटी क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है, जो कि हमें मानना पड़ता है। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटरिज्म एंड डिओन्टोलॉजी। सॉरी, यहाँ पे मैं शायद वो लिखना भूल गई, एक मिनट। डिओन्टोलॉजी, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, कैंटिनिज्म। ठीक, कैंटिनिज्म मतलब हो गया कि जो थ्योरी कैंट ने दी थी वही, जो कि आपकी क्या कहलाती है, डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी कहलाती है। ठीक, और यहाँ पे लिखा है यूटिलिटरिज्म, a moral philosophy introduced by Immanuel Kant that emphasizes that morality of an action or decision is not determined by its consequences but by the motivation of the doer। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी एक्शन या डिसीजन है वो इस पे डिटरमाइन नहीं किया जाता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बल्कि ये देखा जाता है कि जिसने ये परफॉर्म किया है एक्शन वो कहाँ से मोटिवेट हुआ है। ठीक, यूटिलिटरिज्म की बात करें तो अ मॉरल फिलॉसफी इंट्रोड्यूस्ड बाय जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेनरी सिडविक एसेट्रा that emphasizes that morality of an action or decision as determined by its consequences। यहाँ पे किसकी बात होती है, consequences, मतलब कि जो आपके आउटकम्स आए हैं उसकी बात होती है। ठीक, तो इट इज पोस्टुलेटेड बाय इम्मैनुअल कैंट, मतलब कि किस थ्योरी किसने फॉर्म करी थी, प्रोपाउंड करी थी, वो थे कैंट। और ये थ्योरी किसने फॉर्म करी थी, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड हेनरी सिडविक। ठीक, यहाँ पे जो एट एल लिखा है, अब ये ऐसे तो लिखा नहीं होगा, इसका कोई रीजन होगा, राइट। तो ये क्या होता है, एक एकेडमिक साइटेशन होता है जो कि रिफर करता है, जो कि हमको बताता है कि इस पर्टिकुलर थ्योरी में और भी ऑथर शामिल हैं, मतलब कि जो ये यूटिलिटरिज्म थ्योरी बनी है इसमें जितने भी ऑथर्स का नाम या जिन्होंने ये थ्योरी को प्रोपाउंड किया उनका नाम तो लिखा है, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब सबका नाम नहीं लिखा जा सकता तो वहां पे हम ऐसे लिख देते हैं एट एल। देखिए यहाँ भी एसेक्ट्रा लिखा था ना, तो इसका मतलब यही है कि अभी और भी ऐसे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं जिनका यहाँ पे नाम मेंशन होना था। ठीक, तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये कैसे पता है, तो अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड एक यूनिट है पेपर 1 में जिसमें कि ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए अभी से ही।
नेक्स्ट पॉइंट है इट इज अ डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, और यूटिलिटरिज्म को क्या कहा जाता है, अ टेलियोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन शुड बी मोटिवेटेड बाय गुडविल एंड ड्यूटी एंड द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन इज नॉट मेजर्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, whereas an action is considered moral and good if it results in providing greater happiness for others regardless of its intention। तो झूठ भले बोला हो लेकिन अगर उस झूठ की वजह से मेजॉरिटी का फायदा हो रहा है तो वो झूठ भी क्या हो जाता है, एथिकल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनलाइजिंग एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर। अब हम शुरू से एथिक्स की बात करते आ रहे हैं, है ना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस यूनिट में एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वहाँ काम कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि कंपनी के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या नॉर्म्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब कौन डिफाइन करेगा, हमारे एथिक्स ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो द adoption of the following steps can improve the climate for ethical behavior। सबसे पहला है behavior of the top management। The behavior of the top managers is a precedent to be followed by the others in the organization। Ethical actions of the top managers will promote ethical behavior throughout the organization। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर टॉप मैनेजर्स ही एथिक्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हायरार्की में जो नीचे उनके काम कर रहे हैं वो लोग क्या एथिक्स को प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे, नहीं कर। तो मैनेजर्स की ये ऑब्लिगेशन बन जाता है, एक ड्यूटी बन जाती है कि वो एथिक्स को प्रॉपरली फॉलो करें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। आप एक फैमिली में रहते हैं, ठीक है, और जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे फर्स्ट टीचर्स होते हैं, और आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है ना। तो पेरेंट्स ही हमको स्टार्टिंग से गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमको हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, है ना। क्या होती है, हमारी मॉरल वैल्यूज होती हैं जो हमको सिखाई जाती हैं। अगर कोई एक ऐसा कपल है या कोई एक ऐसे पेरेंट्स है जो आपस में बहुत अब्यूज करते हैं, तो जो उनका चाइल्ड है वो क्या सीखेगा, गलत ही चीज़ सीखेगा ना। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में भी जो मैनेजर्स हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो प्रॉपरली एथिक्स के अकॉर्डिंग ही अपने वर्क को परफॉर्म करें, क्योंकि उनके पीछे जितने भी लोग हैं वो उन्हीं को ही एक तरह से आइडियलाइज करके काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है एथिकल स्टैंडर्ड्स। सो एथिकल स्टैंडर्ड्स शुड बी क्लियरली लेड डाउन सो दैट एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन works to maintain ethical standards। Ethical standards are the guidelines of ethical conduct and behavior। For maintaining ethical standards, companies undertake honesty test and background investigation at the time of recruit। तो ethical standards क्या होते हैं, गाइडलाइंस जो कि प्रोवाइड करती हैं जिसमें कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए। आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हैं तो आप उसके लिए ऑनेस्ट रहें और कंपनी की जैसी भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। ठीक है, तो कंपनी कभी भी किसी को हायर करती है तो वो ऑनेस्टी टेस्ट भी लेती है और उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन भी करती है कि ये पर्सन पहले कहाँ पे काम करके आ रहा था, अगर काम करके आ रहा था तो छोड़ा क्यों। तो एक थोड़ा सा उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज ले लेती है रिक्रूट करने से पहले। ठीक, नेक्स्ट है कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ एथिक्स इज अ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूज एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स दैट गाइड्स अ firm's action। To be effective, code of ethics should have the following elements। पहला क्या है, the code must clearly state the basic principles and expectation। तो कोड ऑफ एथिक्स में सबसे पहले क्या मेंशन होना चाहिए कि बेसिक प्रिंसिपल और कंपनी के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमसे, मतलब हमसे इन द सेंस एम्प्लॉइज से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है The code must focus on potential ethical dilemmas that employees may face। अब उसमें प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे सिचुएशंस फेस कर सकते हैं। एथिकल डिलेमास हमने ऑलरेडी अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द कोड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द एम्प्लॉयज। जब जो कोड ऑफ एथिक्स है वो प्रॉपरली हर एक एम्प्लॉय को बता देना चाहिए, मतलब हर एक एम्प्लॉय तक उसको कम्युनिकेट कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
द कोड मस्ट बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, और जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको प्रॉपरली एनफोर्स करना चाहिए। ये नहीं कि वो बहुत ही लीनेंट हो, किसी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो, किसी के लिए एकदम लीनेंट हो, ऐसा नहीं। जितने भी पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, चाहे टॉप मैनेजर्स हो, चाहे आपके वर्कफोर्स हो, कोई भी हो, उसके ऊपर ये कोड ऑफ एथिक्स प्रॉपरली एनफोर्स होना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा, The ethical codes should not be too vague nor too detailed। अब जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो वेग भी नहीं होने चाहिए और ना बहुत ज़्यादा डिटेल में होने चाहिए। वेग मतलब कि जो सही तरीके से कोड्स को डिफाइन ना कर पा रहे हो, अस्पष्ट हो, मतलब कहने का ये है। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए, इतने कोड फॉर्म में लिखा होना चाहिए कि समझ भी ना आए, और ना इतना ज़्यादा डिटेल में लिखना होना चाहिए कि वो कहानी की तरह लगे। ठीक, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग इन एथिक्स। सो ऑर्गेनाइजेशन कैन अरेंज ट्रेनिंग इन बिजनेस एथिक्स दैट मे स्टार्ट एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग इन एथिक्स विल हेल्प इन क्रिएटिंग कॉन्शियसनेस अमंग द मैनेजर्स। Organizations educate their members and instill in them a feeling that promotion of business ethics would lead to promotion of firm's objectives and their पब्लिक इमेज। तो जो भी बिजनेस यूनिट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने पर्सोनल्स को ट्रेन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं एथिक्स में कि उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। और जब हम एथिक्स के अंदर रहकर अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गुडविल बन जाती है, हमारी एक पब्लिक इमेज भी अच्छी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ombudsmanship. Ombudsmanship is an informal review process that provides an indirect, non-threatening means of obtaining a response from the senior management about an ethical conflict. It can also serve as organizational conscience and may also investigate complaints about unethical behaviors. Further, ombudsmanship may point out potential ethical dilemmas or ethical lapses to the top मैनेजर। आप में से कई लोगों ने बैंकिंग ओम्बड्समैन का नाम सुना होगा, है ना? और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बता दूं बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है। एक ऐसी स्कीम या फिर एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके थ्रू अगर आपको बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ बैंकिंग ओम्बड्समैन। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ओम्बड्समैनशिप। तो कहीं ना कहीं इसका जो मतलब है वो सिमिलर है। कैसे, ये देख लेते हैं। ओम्बड्समैनशिप में क्या बोला गया है कि एक इनफॉर्मल रिव्यू प्रोसेस है जिसमें कि इनडायरेक्टली जो भी सीनियर मैनेजर्स हैं वो क्या देखते हैं कि अगर एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ तो नहीं हो रहे, मतलब एथिक्स के अकॉर्डिंग अगर वर्क किया जा रहा है तो उसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो उनको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो अनएथिकली बिहेव कर रहे हैं, उसको भी क्या किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। और ओम्बड्समैनशिप ये भी पॉइंट आउट करता है कि कोई एथिकल डिलेमास या एथिकल लैप्सेस की कंडीशन तो नहीं क्रिएट हो गई, तो उसके ऊपर भी ध्यान देता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस कर लेते हैं एथिक्स एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट के बारे में। अब एथिक्स तो हमने बात कर ली, इंटरनेशनल मैनेजमेंट में भी एथिक्स का बहुत मेजर रोल रहता है। ठीक है, तो एथिकल डिलेमा की कंडीशन को समझने से पहले या मैनेजरियल एथिकल डिलेमा को कंसिडर करने से पहले मैनेजमेंट क्या करता है, वो पहले अपने जो भी एथिक्स हैं उनको एनालाइज करता है और देखता है कि उन एथिक्स के बेसिस पे वो कैसे डिसीजंस ले पा रहा है। ठीक है, उसके बाद ही वो मैनेजरियल डिलेमास को कंसिडर करता है, देखता है कि कौन सी सिचुएशन में वो क्या कर सकता है। ठीक, ethical analysis of management decisions. So Hosmer has suggested a model for ethical management decisions that is helpful in analyzing the ethical dilemmas of international managers. एक एग्जाम्पल को यहाँ पहले देख लेते हैं। The HR problem posed by Hosmer relates to employee drug testing issue of a company that faces a problem of low productivity and लो क्वालिटी। तो हॉस्बर ने यहाँ क्या कंसिडर किया है कि एक ड्रग टेस्टिंग इशू है किसी कंपनी में जो कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, लो प्रोडक्टिविटी की और लो क्वालिटी की। ठीक है, इट इज सस्पेक्टेड दैट इट इज ड्यू टू ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज।
The testing for chemicals depending is an invasion of personal privacy and the test does not always give accurate results. The management has information that less than 20% of the workforce uses drugs and alcohol. However, if the test is carried out, the other 80% will have to go through the indignity of test. The managerial dilemma is whether to go for a test or not. So यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लो प्रोडक्टिविटी और लो क्वालिटी की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई टेस्टिंग होती है किसी पर्सनल के ऊपर तो उसकी प्राइवेसी पे भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं जरूरी नहीं हमेशा एक्यूरेट आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनेजरियल डिलेमा है वो क्या है कि इस ड्रग को टेस्ट किया जाए या इस ड्रग को ना टेस्ट किया जाए, क्योंकि 20% लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग और अल्कोहल्स को यूज करते हैं, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जो नहीं यूज करते। और अगर हमें टेस्ट करना है तो उन 80% को भी कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, एक मैनेजरियल डिलेमा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है मैनेजमेंट में, ठीक। तो कंटेंट ऑफ मैनेजरियल डिलेमास। The Hosmer model has financial, legal, organizational, social and personal aspects as part of the content of managerial dilemma. तो managerial dilemma को समझने के लिए ये 5 पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है और देखा जाता है, उसी अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले है हमारा फाइनेंशियल कंटेंट। The financial content refers to the financial benefits and cost in solving the drug problem. The organizations tend to give more weight to this aspect in their decision. तो सबसे पहला एस्पेक्ट क्या कंसिडर किया जाएगा, फाइनेंशियल कंटेंट। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, वो किस लिए काम करती है, बेनिफिट्स के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो उसका फाइनेंशियल कंटेंट हमेशा प्रायर डिसीजन हो गई, है ना। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करेगी कि उसको फाइनेंशियली कितना बेनिफिट हो रहा है या उसको कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, कितने एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल कंटेंट। द लीगल कंटेंट इज कंसर्न्ड विद एनी लेजिस्लेशन which permits or prevents the type of drug testing proposed. There is always a possibility of compensation claims as a result of tests that may have financial implications. अब सेकेंड एस्पेक्ट क्या कंसीडर किया जाएगा, वो है आपका लीगल कंटेंट, मतलब कि उस पर्टिकुलर ड्रग को क्या परमिट मिला है या फिर उसकी टेस्टिंग के लिए परमिशन मिली है कि नहीं मिली है, ठीक है। और कॉम्पनसेशन क्लेम्स मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे अगर उसकी वजह से कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आती हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कंटेंट। द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ड्रग टेस्टिंग कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. It may lead to better working environment once the problem is solved and also more job security due to improved efficiency in production. However, on the negative side, there is a possibility of low morale as a result of action. अब इस ड्रग टेस्टिंग की वजह से दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा या तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा ऑर्गेनाइजेशन पे। पॉजिटिव इफेक्ट डालता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी और लोगों की जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन करने की, बनाने की प्रोडक्ट को, वो बढ़ जाएगी, ठीक। लेकिन अगर मैं दूसरा एस्पेक्ट की बात करूं, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो जो भी एम्प्लॉयज है उनका मोरल डाउन हो जाएगा और फर्दर वो इतने एफिशिएंसी के साथ वर्क भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल कंटेंट। On the plus side, the testing may enhance the competitive position of the company and it may also enhance its reputation in the locality. However, if a society considers individuals' privacy important, there can be negative implications in the community as a result of charges of invasion of the privacy. अब जो मैनेजमेंट है उसे सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें भी दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं तो जो ड्रग टेस्टिंग है अगर वो सक्सेस हो जाती है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कॉम्पिटिटिव एज बढ़ जाएगा और उसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करूं तो हो सकता है जो सोसाइटी में वॉलंटियर्स हैं जो कि टेस्टिंग में जाते हैं वो सोचें कि उनकी प्राइवेसी में ये एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हो सकता है वो उस चीज को सपोर्ट भी ना करें, ठीक है। तो इस चीज को भी मैनेजमेंट को ध्यान देना पड़ेगा।
Next point is personal content. The managers, while taking decisions, are also concerned with the results of their actions on their careers. There is also the possibility of losing their jobs if something goes wrong. तो पर्सनल एस्पेक्ट को भी ध्यान रख के कोई फर्दर डिसीजन लिया जाएगा, राइट? क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका करियर स्टेक पे है और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि उनको अपनी जॉब क्विट करनी पड़े अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? तो मैनेजरियल डिसीजंस में पर्सनल एस्पेक्ट भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है moral standards of behavior. This occurs in the model prior to consideration of the dilemmas facing the decision maker. We use moral standards of behavior to judge our behavior and that of the others. It is important to note that these tend to be subjective, imprecise, and varies between the individuals. They are also likely to vary from one situation to another, as is evident in our attitude towards lying. तो अभी इससे पहले जो डिस्कस करते आ रहे थे हम वो थे मैनेजमेंट के या मैनेजरियल के डिसीजंस, ठीक? नेक्स्ट है हमारा मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, जिन स्टैंडर्ड्स के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, ठीक? अब मॉरल स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही या मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर के थ्रू ही हम किसी को जज कर सकते हैं कि किसका बिहेवियर कैसा है, कौन पर्सन किससे कितना डिफरेंशिएट करता है। तो हमें ये कौन बताएगा? मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर की कौन पर्सन कैसा रिएक्ट कर रहा है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या एटीट्यूड है पर्टिकुलर एम्प्लॉय का या पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, ये हमें बताता है मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। तो इसको भी कंसिडर किया जाता है कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया और यहीं पे आज हमारा सेशन खत्म हो जाता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बिल्कुल बताइएगा, ठीक? तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।